ठीक है ना। चलिए तो आज हम लोग देखते हैं पॉलिटिकल साइंस, जो एक पार्ट बन चुका है। ठीक है, ये है आज हम लोग का दूसरा पार्ट। ठीक है, तो दूसरा पार्ट में पहले चैप्टर का नाम हम लोग देख लेते हैं, क्या है। लोकतंत्र में प्रतिस्पर्धा एवं संघर्ष। ठीक है, तो इसके पहले का जो क्लास था, उस क्लास में हमने क्या क्या अभी तक देखा है, थोड़ा सा एक बार शुरू से हम लोग समझ लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले उसमें हम क्या पढ़ाए थे, लोकतंत्र के बारे में बताए। प्रतिस्पर्धा क्या था, हर नेता जो है चुनाव जीतने के लिए क्या करता है, संघर्ष करता है, और उसका उद्देश्य यही रहता है राजनीतिक दल का कि मैं राजनीतिक दल में शामिल हूं और जीत हासिल करूं। ये हम लोग पढ़े। संघर्ष का मतलब होता है जन संघर्ष में क्या होता है कि नेता जो झूठे वायदे करते हैं, उस वायदे को पूरा नहीं करते हैं, तो हम लोग रोड पर उतरते हैं, आंदोलन करते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं जन संघर्ष। ठीक है, फिर निकालो क्या क्या पढ़ाए थे जिसमें है। इसके बाद हम लोग थोड़ा देश की आजादी से लेकर चलते हैं। तो सबसे पहले आजादी हमें कब मिली, 1947 में प्रथम बार हमारा जो देश है आजाद हुआ। 47 में, 50 में हमारा 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ। ठीक है, और जब संविधान लागू हुआ तो आम चुनाव 51 और 52 में हुआ, जो कि जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री बने और 1964 तक रहे। 64 के बाद 2 साल लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री रहे, जिनको ताशकंद समझौता में वह कहाँ गए थे, ब्रिटेन। तो हम लोगों ने सबसे पहले कौन, ये क्या नाम था, जवाहरलाल नेहरू के बाद प्रधानमंत्री कौन बने, लाल बहादुर शास्त्री, जो कि ताशकंद समझौता में वो कहाँ गए थे, ब्रिटेन है शायद, वहीं गए थे। तो ताशकंद समझौता में क्या हुआ, उनके दिल का दौरा पड़ा और उनकी मृत्यु हो जाती है। तब जनता ने ठाना, भारतवासी ने ठाना कि प्रधानमंत्री किसे बनाना चाहिए, इंदिरा गांधी को। क्यों, क्योंकि जब जवाहरलाल नेहरू इतना अच्छे काम किए तो उनकी बेटी है वो भी अच्छा करेगी, लेकिन ऐसा वो नहीं करती है। ठीक है, तो ये सब फैक्ट हम लोगों ने कल देखा। आज हम लोग समझेंगे कि कुछ क्वेश्चन रह गया था। एक क्वेश्चन रह गया था जयप्रकाश नारायण का, जो क्वेश्चन था वो क्या, छात्र आंदोलन। ठीक है, तो उसी में कहता है कि किस आधार पर आप कह सकते हैं कि बिहार से शुरू हुआ छात्र आंदोलन का स्वरूप राष्ट्रीय हो गया। यानी कहा जाता है कि जब छात्र आंदोलन हुआ तो बिहार का ही आंदोलन नहीं रहा, वह पूरे देश का आंदोलन बन गया था। यानी संपूर्ण क्रांति, संपूर्ण राष्ट्र का आंदोलन बन गया था वो। यानी बिहार के ही छात्र उसमें भाग नहीं लिए थे, बल्कि पूरे भारत का जितना कोना कोना में जो भी राज्य था, सभी राज्य के छात्रों ने एकजुटता दिखाई और इंदिरा की सरकार को हटाने का प्रयास किया। तो देखिए, वही कहता है कि आप किस आधार पर कह सकते हैं कि बिहार से शुरू हुआ छात्र आंदोलन है ना, वह राष्ट्रीय स्वरूप ले लिया। यानी पूरे देश में, देश के हर एक राष्ट्र में, हर एक जिला से लेकर गांव से लेकर हर राज्य का यह आंदोलन बन गया था। तो देखिए, कहा गया है कि 1971 के लोकसभा चुनावों में कांग्रेस को अपार जन समर्थन मिला। जब 1971 का लोकसभा चुनाव हुआ था ना, तो कांग्रेस को अपार जन समर्थन मिला था, बहुत ज्यादा। और इंदिरा गांधी के नेतृत्व में केंद्र में सरकार बनी, और इंदिरा गांधी की क्या बनी, सरकार बनी। चुनावों के दौरान कांग्रेस पार्टी ने गरीबी हटाओ का नारा दिया था, बट ऐसा नहीं होता है। परंतु चुनाव के बाद उस दिशा में विशेष सुधार दिखाई नहीं दिया, और विभिन्न कारणों से देश में बेरोजगारी, गरीबी, महंगाई बढ़ने लगी। इंदिरा गांधी ने नारा दिया था ना, गरीबी हटाओ का नारा दिया था, और गरीबी हटाओ का जो नारा दिए, और जब वो जीत गई तो कोई सुधार नहीं हुआ। बिहार के छात्रों ने मार्च 1944 में सरकार के विरुद्ध संघर्ष का ऐलान किया, और नेतृत्व के लिए 1941 1971 में ही हुआ था जी।
1944 नहीं, 1971 ना। इंदिरा की सरकार कब बनी थी दोबारा? 71 में ना। तो 1971 में ही छात्रों ने आंदोलन छेड़ दिया था। तो सरकार के विरुद्ध संघर्ष का ऐलान किया, नेतृत्व किया, और इनको आमंत्रित किसको किया गया था? जयप्रकाश नारायण को, कि आप छात्रों का क्या करें, लीड करिए। जयप्रकाश नारायण के द्वारा आंदोलन का नेतृत्व स्वीकार करने और संपूर्ण क्रांति का नारा देने के बाद बिहार से शुरू होने वाले इस छात्र आंदोलन को राष्ट्रीय स्वरूप ले लिया। यानी जयप्रकाश नारायण तो छात्र आंदोलन को लीड करते हैं, लेकिन यह बिहार का ही आंदोलन नहीं रहा, बल्कि हमारे देश के हर राज्यों का यह आंदोलन बन गया। ठीक है। 25 जून 1975 को इंदिरा गांधी ने इस आंदोलन को कुचलने के लिए आपातकाल लगा दिया था। बोले थे ना कि इस आंदोलन को कुचलने के लिए इंदिरा गांधी ने क्या किया? राष्ट्रपति से मिलकर आपातकाल की घोषणा की। परंतु आंदोलन को दबाया नहीं जा सका, परंतु आंदोलन नहीं दबा। अंततः 1977 में लोकसभा का चुनाव करना पड़ा, और चुनाव में कांग्रेस की जगह मोरारजी देसाई के नेतृत्व में जनता पार्टी की क्या बनी? सरकार बनी। मोरारजी देसाई ना प्रधानमंत्री बन जाते हैं जी, लेकिन ये बेचारे उतना इनको सूझबूझ राजनीति का नहीं था, जिसके वजह से इन्हें त्यागपत्र देना पड़ता है, और फिर से इंदिरा की सरकार बनती है। इस आधार पर कहा जा सकता है कि बिहार से शुरू हुए आंदोलन ने राष्ट्रीय आंदोलन का स्वरूप ले लिया और देश में लोकसभा का पुनर्स्थापना की महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बोले कोई दिक्कत? ये आपको देखिए, आप समझे हुए हैं। ठीक है। इस चीज को मैंने कल का क्लास में समझाया है। अगर आप गए एग्जाम देने और याद नहीं है ये क्वेश्चन, ठीक है, आपको इस जो हम आपको समझाते हैं ना, वो टूटा फूटा भी लैंग्वेज में अगर आप लिखते हो तो न के जगह पर हाँ जरूर नंबर मिलेगा। यानी 5 का नंबर का बात है तो 3 नंबर तो जरूर आपको एग्जामिनर दे ही देगा। ठीक है। चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं। अब देखिए चिपको आंदोलन की बात आती है। आप भूगोल में पढ़े होंगे चिपको आंदोलन, कितने लोगों ने पढ़ा है? सब पढ़े हैं भूगोल में। कब हुआ था चिपको आंदोलन? चिपको आंदोलन देख लो, है 43 नहीं है जी, ये 73 है। यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है, ये 73 है। क्या है? 1973। चलो अब तो बोल सकते हो चिपको आंदोलन कब हुआ था? अरे 1973 हमने लिख दिया, सही लिखा है वो, हम सही लिखे हैं कि चिपको आंदोलन कब हुआ था? 1973 में। लेकिन हम आपसे पूछते हैं, जो आप भूगोल पढ़े हैं ना, हम उसमें के पूछ रहे हैं कि कब लिखाया गया था चिपको आंदोलन हुआ था। देखिए इतना जान लो, सब लोग, बहुत टीचर लोग भी जानते हैं ना कि चिपको आंदोलन एक ही हुआ था। लेकिन याद रखिएगा चिपको आंदोलन 2 आंदोलन हुआ था। भूगोल वाला जो चिपको आंदोलन हुआ था ना, 1972 में हुआ था। ठीक है। जो पेड़ में महिला लोग चिपक जाती थी, ठेकेदारों को पेड़ काटने से मना किया जा रहा था, वो भूगोल वाला चिपको आंदोलन 1972 में हुआ था। और जो सिविक्स वाला जो चिपको आंदोलन हुआ था ना, वो 1900। अब आपसे कोई पूछेगा कि चिपको आंदोलन कब हुआ था, तो पूछ लेना कि भूगोल वाला कि सिविक्स वाला है। अगर भूगोल वाला तो 1972 में, और सिविक्स वाला पूछ रहे हैं तो 1973 में। अगर एग्जाम में गए आ गया कि चिपको आंदोलन कब हुआ था, तो वहां एग्जामिनर से पूछोगे कि भूगोल वाला कि सिविक्स वाला। अगर भूगोल में आ गया 1971, 72, 73 ऐसे करके तो मारोगे 72, सिविक्स में आ गया 73 तो सिविक्स में मारोगे। अगर चिपको आंदोलन पूछ दे, अब 72 ऑप्शन गायब है तो 73 मार देंगे, कुछ रहे, सिविक्स रहे चाहे भूगोल रहे। अगर 73 ऑप्शन गायब है तो 72 मारेंगे, लेकिन जब दोनों आ गया तो 72 मारेंगे। कौन मारेंगे? 72। जब एक 73 और 72 आ गया दोनों ऑप्शन, तब देख लेंगे कि अगर भूगोल है तो 72 और सिविक्स में है तो 73। समझ गए ना? तो देखिए चिपको आंदोलन, हम भूगोल की चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि हम भूगोल यहां नहीं पढ़ा रहे, हम पढ़ा रहे हैं सिविक्स। देखिए क्या हुआ था कि एक गांव था, उस गांव में, वो गांव जो है ना जंगल के किनारे बसा हुआ था।
ठीक है। तो एक अंगू का पेड़, एक नहीं बहुत सारे अंगू का पेड़ था। किसका पेड़ था? अंगू का। आप लोग नाम भी नया सुन रहे होंगे कि अंगू क्या है। अंगू का पेड़ था। अंगू के पेड़ से बेंट बनता है। बेंट, बेंट देखो, बेंट 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 बेंट, उसको तो हंसुआ का बेंट नहीं देखे हो, खुरपी का बेंट देखे हो, कुदाल का बेंट देखे हो। इस तरह से मजबूत होता है अंगू का पेड़, इसलिए बेंट बनाने का काम आता था। तब वहां के निवासियों ने सरकार से परमिशन लेने की कोशिश की कि हमें एक दो चार जो अंगू का पेड़ है ना, दो चार अंगू का पेड़ हमें काटने की इजाजत दी जाए। हम लोग कुछ बेंट बनाएंगे और उसका हम बेचेंगे, अपना मतलब जीविकोपार्जन करने के लिए। किसानों ने, वहां के ग्रामीणों ने ये मांग की सरकार से कि हमें पेड़ कुछ काटने दी जाए। दो चार पेड़, ज्यादा पेड़ की बात नहीं था, दो चार पेड़। सरकार ने साफ ग्रामीणों को मना कर दिया। जब ग्रामीणों को मना किया सरकार, ग्रामीण भी शांत रहा, ठीक है भाई सरकार की संपत्ति है, नहीं काटने दिया कोई बात नहीं। ग्रामीण चुपचाप हो गए। हद तो तब हो गई कि ग्रामीणों को मना किया गया काटने से, लेकिन जो खिलौना का ठेकेदार था ना, व्यापारी, उसे जंगल काटने की ठेका दे दिया गया कि आप उसको मतलब काटिए और खिलौना का व्यापारी वो क्या करेगा? खिलौना बनाएगा। अरे बात समझ में? तो जब ग्रामीणों को पता चला कि अरे हमने दो चार पेड़ की बात की थी, सरकार हमें मना कर दिया और सरकार तो यहां जंगले काट रहा है। अरे बात समझ में? तब जाकर वहां के ग्रामीणों को बड़ा गुस्सा आया और उसने एक आंदोलन छेड़ा जिसका नाम दिया गया चिपको आंदोलन। ठीक है, चिपको आंदोलन अंगू के पेड़ को काटने से हुआ। अब चिपको आंदोलन यह सिर्फ पुरुष का आंदोलन था, समझ गए, पुरुषों का आंदोलन था, लेकिन यहां पर महिला को भी साथ में आना पड़ा, यानी महिला लोग भी चिपको आंदोलन में शामिल हो गई। देखिए महिला लोग होगी चिपकी हुई बेचारी, सब पेड़ के पास नहीं काटने दे रही है, महिला लोग भी शामिल हो गई इस आंदोलन में। महिला लोग को शामिल होने का रीजन यह था कि जब वहां के ठेकेदार आया था ना, तो कटवा रहा था गांव के आदमी सबसे पेड़। अरे ठेकेदार खुद से थोड़े काटेगा, आदमी रखेगा ना काटने के लिए। तो काटने के लिए जिस आदमी को रखा था ना, अगल बगल गांव वाले को, भर दिन कटवाता था और शाम के खूब दारू पियाता था, खूब धूप के दारू पिया रहा था। और काटे वाला भी खूब एकदम जबरदस्त काट रहा था सब, क्योंकि रोज भर दिन बेचारा थक रहता था, शाम के दोपहर मिल जा रहा था, टूल होके हिली डुली जाता था घरे, अपना वाइफ के रोज गाली बक रहा था। दारू पीता है तो लोग गाली बकवे करता है। अब वाइफ को, अपनी पत्नी को मारे पीटे, गाली गलौज सब होवे। अब महिला लोग मीटिंग बनाई कि ठेकेदार सब जो है ना, पिया पिया के हम मर्दाना के सब बिगाड़ ले है, ओकरे सबके नहीं छोड़ेंगे। अब इस आंदोलन में पुरुषों का तो आंदोलन था, दारू पियाने की वजह से महिला लोग भी इसमें शामिल हो गई। अब देखिए क्या है, नागरिक शास्त्र में हमें 1973 के चिपको आंदोलन के बारे में पढ़ना है। इस आंदोलन का संबंध उत्तराखंड से। यह आंदोलन कहां हुआ था बच्चों? उत्तराखंड में हुआ था। इस आंदोलन की शुरुआत मुख्य रूप से ग्रामीणों को अंगू के पेड़ काटने की अनुमति नहीं देने के कारण और एक खिलौने व्यापारी को इसका ठेका देने के कारण हुई। मानी कि ग्रामीणों को नहीं काटने दिया गया, लेकिन ठेकेदार को ठेका मिल गया। लोगों ने सरकार से यह मांग किया कि जंगल की कटाई का ठेका बाहरी व्यक्ति को नहीं दिया जाना चाहिए, कोई बाहरी व्यक्ति इसको नहीं काट सकता है। अगर हम लोगों को कुछ लाभ मिलेगा तो हम लोग ये काम करेंगे, क्योंकि हमारे ये हम लोग के घर के समीप है, हम लोग के गांव में ये जंगल पड़ता है, तो ये जो लाभ इससे जो होगा ये हम लोगों को दिया जाना चाहिए। इस आंदोलन के नेता जो थे ना, चंडी प्रसाद भट्ट, देखिए याद रखिएगा, चिपको आंदोलन का नेता थे भूगोल में सुंदरलाल बहुगुणा, लेकिन सिविक्स का जो चिपको आंदोलन हुआ था इसके नेता थे चंडी प्रसाद भट्ट। यही है बेचारे चंडी प्रसाद भट्ट। ठीक है, दिख रहा है,
सब बुरा बुरा हो के आंदोलन में भिड़ता था सब, एक दो मुकामी सब मर ही जेबी करता ने। महिलाओं ने भी इस आंदोलन में जमकर भाग लिया, मांग लिया नहीं, भाग लिया। क्या लिया? भाग लिया। क्योंकि जंगल की कटाई के ठेकेदार स्थानीय पुरुषों को शराब आपूर्ति का भी व्यवसाय कराते थे, व्यवसाय भी कराते थे, शराब पिलाता भी था। अतः महिलाओं ने शराब खोरी के विरुद्ध आवाज उठाकर चिपको आंदोलन में भाग लिया। सरकार ने 15 वर्ष के लिए हिमालयी क्षेत्र से पेड़ों की कटाई पर रोक लगा दी। जब ये बात इंदिरा गांधी, उस समय इंदिरा गांधी की सरकार थी, जब बात इंदिरा गांधी को पहुंची कि उत्तराखंड में आंदोलन हो गया है अंगूर के पेड़ काटने के लिए, तो जो पहाड़ी इलाका क्षेत्र था ना, सभी उसके अगल बगल जो गांव उत्तराखंड में, अगल बगल जितना है पेड़ पौधा, अब 15 साल तक कोई काट नहीं सकता है, रोक लगा दिया गया था। बोलिए कोई दिक्कत? चिपको आंदोलन समझ में आया? चलिए देखिए चिपको आंदोलन क्या है। 2 नंबर का क्वेश्चन अगर आएगा तो आप क्या लिखिएगा? चिपको आंदोलन की शुरुआत 2 से 3 गांवों से हुई थी। 2 से 3 गांव। 1973 में उत्तराखंड, इसका मुख्य उद्देश्य सरकार के निर्णयों के विरुद्ध कर वृक्षों की कटाई को रोकना था। इसके नेता कौन थे? चंदी प्रसाद भट्ट थे। इससे स्थानीय लोगों ने जंगल और जमीन पर कब्जा हो गया। और जब वहां के ठेकेदार जब भागा ना छोड़ छाड़ के आंदोलन से, डरे भाग गया कि नहीं तो मार देगा सब, तो जितना जमीन था ना अगल बगल का जमीन, उस पर ग्रामीणों ने क्या किया? कब्जा कर लिया। ठीक है, चलिए आगे आगे देखिए। आगे है दलित पैंथर्स। ये क्या है? दलित पैंथर्स समझ लेंगे। देखिए ये दलित पैंथर्स जो है, ये दलित लोग, दलित किसको कहते हैं पता है? गरीब नहीं, गरीब को दलित नहीं कहते हैं। न दलित मतलब एक होता है अत्यंत पिछड़ा जाति होता है। अरे जाति कोई नीचा नहीं होता है जी, अत्यंत पिछड़ा जाति, जाति कोई नीचा नहीं होता है। ठीक है, अत्यंत पिछड़ा जाति का कहने का मतलब यह होता है कि उनके पास आर्थिक स्थिति से वो बहुत कमजोर भी होते हैं। ठीक है, लेकिन कोई जरूरी नहीं कि अत्यंत पिछड़ा जाति में सब कमजोरे होता है। तो कमजोर होता है तो जीतन राम मांझी कमजोर है, मुख्यमंत्री रह चुके हैं जी, जाति के मुसहर हैं, अत्यंत पिछड़ा जाति में आते हैं। रामविलास पासवान, वो सब अत्यंत पिछड़ा जाति में तो भले हैं, लेकिन उन लोग को आरक्षण की आवश्यकता है। अब बताइए चिराग पासवान का आरक्षण की आवश्यकता है ना? तो ये होता है। तो यहां पर जो अत्यंत, जिनकी संख्या कम है, जिनकी संख्या भी कम है, जो गरीब हैं, जिनके पास ढंग का कोई सुविधा नहीं है, वे सब आते हैं। जिनके पास जमीन नहीं है ना, वो अत्यंत पिछड़ा जाति में थे। एक जाति लोग कहते हैं नीच जाति, अरे नीच थोड़े होता है यार, उसको नीचा ऊंच किया है। तो बावन है या राजपूत है तो ऊंच हो गया, अब पंडित ऊंच हो गया है। पंडित तो हम मानते, तो पंडित तो सबसे नीच जाति है। अब वीडियो वायरल हो जाएगा तो आ जाएगा पंडितों से हमारे दूरा पर लाठी लेके से, कैसे नीच कह दिया? नहीं है, हम कैसे मानते हैं उसको नीच? उस सब जाति के यहां जाके खाता है, तो नीच नहीं है तो कोई चीज है बताओ तो? अरे कितना खराब जाति रहेगा ना, वो आंकड़ा भी पूजा कौन करवाएगा जाके? पंडित। तो हम नीचे मानेंगे उसको, खाना भी खाएगा, खूब घर का घाव पोस लेगा, तो लेहू आएगा, गरीब है तो यूं लेहू जाएगा नहीं जी। तो नीच तो वो होता है ना। तो अत्यंत, देखिए क्या हुआ था कि दलित जो लोग थे ना, उन पर अत्याचार किया जा रहा था। ठीक है, और कहां में? महाराष्ट्र में। ठीक है, तो देखिए क्या हम पढ़ के समझा देते हैं। दलित पर होने वाले अत्याचारों का विरोध करने के लिए महाराष्ट्र के एक शिक्षित जो वर्ग थे ना, शिक्षित दलित नौजवान द्वारा 1972 में एक संगठन बनाया गया, जिसका नाम दिया गया दलित पैंथर्स। देखिए कोई जरूरी नहीं है विद्यार्थी की जो दलित है वो अनपढ़ है। हम मानते हैं कि 50% अनपढ़ है, लेकिन 50% पढ़ा लिखा भी लोग है। दलित को जब आप अनपढ़ बोल सकते हो, तो भीमराव अंबेडकर दलित थे और संविधान लिखे थे, तो अनपढ़ होता है लोग।
तो कुछ दलित में ही जो पढ़े लिखे वर्ग के जो लोग थे ना, दलितों पर जो अत्याचार हो रहा था, तो पढ़े लिखे लोगों ने एक संगठन बनाया जिसका नाम दिया दलित पैंथर्स। क्या नाम दिया? दलित पैंथर्स। ये कहां संगठन बनाया गया था? महाराष्ट्र में। कब बनाया गया था? 1972 में। इसका उद्देश्य क्या था समझेंगे ये कि इसका उद्देश्य क्या था। तो उद्देश्य था कि दलितों पर होने वाले अत्याचार का विरोध करना, कि जो दलित पर अत्याचार हो रहे हैं उसका क्या किया जाए? विरोध। दूसरा, छुआछूत और जाति प्रथा को पहले छुआछूत भी बहुत था, ये नीच जाति का है, पानी हम इसके हाथ से नहीं पिएंगे, ये नीच जाति का है, स्कूल में पढ़ेगा तो बड़े लोग वहां पढ़ने नहीं जाएंगे। ऐसे छुआछूत जो था ना, तब पढ़े लिखे लोग जो लोग थे, अरे कहे पढ़ा लिखा लोग ये सोचता भी है, हम भी पढ़े लिखे तो हम भी यही सोचते हैं कि कोई जाति दलित नहीं होता है। अगर दलित होता तो प्रकृति ने हमें बनाया है तो कुछ भेदभाव जरूर किया होता। बताइए, भगवान जब मनुष्य को भेजे धरती पर तो कोई भेदभाव करके नहीं भेजे। अगर होता दलित ऊंच नीच होता तो शायद भगवान भी भेद करके भेजते। यानी आने वाला जो हवा है, कुछ हवा मुसहर के लिए होता, कुछ हवा पासवान जाति के लिए होता, कुछ हवा ये जाति के लिए होता, बहुत सारे ऐसे जाति हैं। तो सब जाति का अलग अलग होता कि ये हवा आ रहा है तो तुम लोगे, ये हवा आ रहा है तो तुम लोगे, तुम्हारा खून लाल रहेगा तो तुम्हारा खून करिया रहेगा, तो एक ब्लू रहेगा, एक हरियर रहेगा, ये जाति वाला कैसा रहेगा, है ना। ऐसा कभी भेजे हुआ? सबका ब्लड सेम, सबको मिलने वाला ऑक्सीजन सेम, सब लोग धरती पर रहता है, सब लोग दाल चावल खाता है। अब पैसा वाला सोना थोड़े खाता होगा, वो हीरा खाता है, क्या खाता है? वो भी चावले दाल खाता है। हाँ, ये कितनी व्यंजन उतनी साफ सुथरा खाता है, इतनी बढ़िया बढ़िया। हम लोग कैसे सुखलो मारो भात मिल जाए तो घपोस ले ली धर के ने, हम लोग ये होता है। अरे बात समझ में ना। तो देखिए, छुआछूत और जाति प्रथा को क्या करना था? समाप्त करना था। ये शिक्षित वर्ग माने कि अरे हम लोग शिक्षित हैं भाई, तो हम लोग में छुआछूत कैसा? हम पढ़े लिखे हैं, आपसे हम कम नहीं है। हमारा नेता, आप दलित कहते हो तो आप संविधान मत पढ़ो। आप संविधान जो बनाया है उस संविधान का बुक जानते हो कहां? संविधान के अनुसार पूरा देश हमारा चलता है। आप उस संविधान को मत मानो। क्यों? क्योंकि हमारे नेता दलित ने ही संविधान बनाया, भीमराव अंबेडकर। तो आप कैसे हमें दलित कह सकते हो? भूमिहीन गरीबों और औद्योगिक मजदूरों का शोषण से बचाना। जो भूमिहीन मजदूर थे, गरीब थे, भूमिहीन गरीब यानी जिनके पास भूमि नहीं था, और जो औद्योगिक मजदूर यानी जो कंपनी में काम करते थे ना, उनको काम ज्यादा करवाया जाता था, पैसा कम मिलता था, उनसे बचाना, यही मुख्य उद्देश्य था किसका? दलित पैंथर्स लोगों का। उसके बाद परिणाम इसका क्या निकला भाई? तो 1983 में सरकार द्वारा व्यापक कानून के अंतर्गत दलितों पर अत्याचार करने वाले पर कठोर दंड का प्रावधान किया। सरकार ने कहा कि अगर दलितों पर, देखते हैं आज सबसे लड़ना, इतना कहते हैं लाठी गोजी सब कर लो, बलिया बन समझ लो, जादू है सब, पासवान से कभी लड़बो मत करना, नहीं तो केस करेगा ना तो बढ़िया के लिए अंदर रहोगे, निकलोगे नहीं, है ना। उन लोग का आरक्षण मिला हुआ है, आप लड़ जाओगे ना उन लोग से तो केस बड़ा जबरदस्त लगता है। हरिजन कोटा से केस होता है, केस होता है तो छुटलो में बड़ा मुश्किल है ना। बहुत सारा ऐसा उस सब का नियम प्रावधान है, तो कभी मत लड़ना, है ना। इसीलिए कहते हैं बड़ा ऊंचा जाति से लड़ लोगे जीत लोगे, जाके मार दो ना तनी मुसहर के, सुअरवा होकर खाली एगो मार देना, बकरी छोड़ो ना, उतरे जात का होगा तो केस ना किया होगा बढ़िया से, तो हरिजन कोटा से करेगा तब ना समझ में आ जाएगा। हरिजन कोटा से ना किया होगा, मुसहर जो है ना उसका खाली एगो सुअरवा मार दो जाके, ऐसा ठुसाएगा अंदर ना कि निकलना मुश्किल, जितना जड़ जमीन है सब बेचवा देगा, लेकिन तो यूं ना छूटेगा, ये समझ लो। यही कहते हैं कि तो सरकार ने एक नियम लाया कि जो दलित पर अत्याचार करेगा उसको कठोर से कठोर सजा मिलना चाहिए। और दलित अत्याचार निवारण अधिनियम, देखिए एक अधिनियम पारित हुआ, दलित अत्याचार निवारण अधिनियम, यानी दलितों पर जो अत्याचार हो रहा है उस पर क्या होना चाहिए? निवारण। बोले कोई दिक्कत? दलित पैंथर समझ में आ गया? चलिए अब है अगला, देखिए भारतीय किसान यूनियन।
ठीक है, देखिए 1980-90 के जो दशक था, 1980 से 90 के दशक, 90 का दशक मतलब 80 से लेकर 90 के बीच में भारत में भूखमरी छा गई। भूखमरी नहीं हुआ था, भूखमरी तो ऐसे भी अकाल चल रहा था जी, इंदिरा गांधी की सरकार तो ऐसे ही अकाल ला दी थी, तो भारत की स्थिति तो ऐसे ही खराब था। एक क्या हुआ ना कि गेहूं के खाद्यान्न में कमी आ गया, यानी गेहूं उपजना एक साल बंद, गेहूं का लाला पड़ गया देश में, गेहूं मिल में खाली भाते खा के रहोगे, रोटी नहीं खाओगे, और गेहूं होवे नहीं किया उस साल। सरकार को अब लगा कहीं गेहूं नहीं हुआ तो गेहूं किसी तरह से गेहूं की खेती को आगे बढ़ाया जाएगा। तो जब खेती करवाया गया तो सरकार ने ऐसा कानून लाया, ऐसा नियम लाया कि एक साल किसानों को बढ़िया किस्म का गेहूं मिला, बहुत अच्छा किस्म का। और कहां के किसानों को मिला था? पश्चिमी उत्तर प्रदेश, उसके बाद हरियाणा और पंजाब, वही है ना, पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश, यहां के किसानों को बढ़िया किस्म का गेहूं दिया गया, सिंचाई की अच्छा व्यवस्था दी गई, बिजली की व्यवस्था दी गई, खाद उर्वरक अच्छा ढंग से मिला सरकार की तरफ से कि तुम लोग उपजाओ, जितना ज्यादा उपजाओ, ताकि जो भारत में गेहूं की कमी है ना वो क्या हो जाए, पूरा हो जाए, खूब उपजाओ। तो उस समय क्या हुआ कि जब सरकार ने भी गेहूं पर बल दिया तो एक हरित क्रांति आया, यानी उस समय गेहूं बहुत अच्छा हुआ हमारे देश में, और जो भी हमारे देश में गेहूं की कमी थी वह कमी क्या हुआ, पूरा हो गया। ठीक है, तो जब कमी पूरा हुआ गेहूं का, तो जो हरियाणा, पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जो सरकारें थी ना और किसान वहां के लोग, वो अब कहने लगे कि मैं अपने यहाँ का जो बीज है, मेरा अच्छा जो बीज है, उत्तम किस्म का बीज, वो बीज हम किसी राज्य को नहीं देंगे। अब सोचिए, ये नाइंसाफी था, 3 गो राज्य को मिला, अब करे किसी को हम देवे नहीं करेंगे। तो सभी किसानों ने भारतीय किसान यूनियन, एक देखिए क्या हुआ, उसके लिए एक आंदोलन हुआ, गेहूं के बीज के लिए, कहे आप बीज नहीं दीजिएगा, आपके यहाँ अच्छा उपज हुआ, सरकार वहां मना कर दी, हरियाणा की जो सरकार थी, पंजाब की सरकार मना सीधे कर दी कि हम बीज अपने यहां से नहीं देंगे। तो अन्य जगहों के किसानों ने इस पर आंदोलन किया। देखिए संस्थापक जो थे भारतीय किसान यूनियन का, याद रखिएगा, भारतीय किसान यूनियन का जो संस्थापक थे वो कौन थे, महेंद्र सिंह टिकैत। महेंद्र सिंह टिकैत, ये बेचारे 1911 में मरे हैं। कब मरे हैं? 1900। अच्छा, 2 कलर के क्या हो जाता है जी, ये काला हो गया कैसे? अच्छा लगता है क्या? देखिए कौन थे, महेंद्र सिंह टिकैत थे। मुख्य मांग क्या था किसान यूनियन का? मुख्य मांग था कि गन्ने एवं गेहूं की सरकारी खरीद मूल्यों में बढ़ोतरी, यानी गन्ना एवं जो गेहूं के सरकारी जो खरीद है उसके मूल्यों में क्या की जाए, बढ़ोतरी। गेहूं तो उपजा दिया लोग, किसान लोग, लेकिन उसका गेहूं जो है ना ज्यादा महंगा नहीं था, सस्ते दामों में सरकार खरीद रही थी, यह मांग थी। दूसरा, कृषि से संबंधित उत्पादों के अंतर्राज्यीय व्यापार, मतलब हम अंतर्राज्यीय अपने से अलग राज्य को व्यापार में लगे प्रतिबंध को हटाना। यानी जो भारतीय किसान यूनियन, जो महेंद्र सिंह टिकैत, उनका कहना था कि जो आप व्यापार में प्रतिबंध लगा के रखे, अंतर्राज्यीय प्रतिबंध, कि एक राज्य का जो अनाज है दूसरे राज्य में नहीं जाएगा। गेहूं खूब उपजा दिया, कह रहा है कि हम किसी को देवे नहीं करेंगे। काहे नहीं देंगे? काहे ऐसे ही भूखमरी सगरो छायल है, हम अपने खाएंगे। और सरकार ज्यादा इस पर बल क्यों दिया? बल इसलिए दिया कि गेहूं जो भारत में कमी हो गया उसकी, उसका क्या हो, भरपाई हो पाए। लेकिन उसने क्या किया कि मना कर दिया, तो महेंद्र सिंह टिकैत आंदोलन छेड़ दिए। भारतीय किसान यूनियन ने कमिटी बनाया और उन्होंने कहे कि जो कृषि से संबंधित उत्पाद का अंतर्राज्यीय व्यापार पर लगे जो प्रतिबंध है उसको आप हटाइए, फिर सस्ती दर पर गारंटी युक्त बिजली दीजिए, एकदम बिजली एकदम हमेशा मिलना चाहिए किसानों को। ऋण जो है किसानों पर, जो गेहूं इसके पहले जो भुखमरी छाया, गेहूं नहीं हुआ, वो जो हम लोग कर्ज लिए थे वो कर्ज को क्या किया जाए, माफ किया जाए, और किसानों के लिए पेंशन योजना की मांग की है। बोले कोई दिक्कत है? चलिए आगे देखो। हाँ, एक देखिए
अरे एक एक से के पढ़ने के लिए मिलेगा ना जी। तारी विरोधी आंदोलन, तारी कौन कौन देखा है जी? तारी सब लोग देखा है। देखिए तारी जो है ना, तारी अच्छा है कि खराब होता है? जब अच्छा होता है तो तारी के लिए विरोध काहे हुआ था? देखिए अच्छा नहीं है, बात समझो। जिस मादक पदार्थों से नशा लग रही है वो कैसे अच्छा हो सकता है? तारी कदापि अच्छा नहीं होता है। तारी जो है, अगर तारी अच्छा है, जो कहता है कि तारी अच्छा है, तो वो तारी लाए और अपनी बीवी के साथ, बच्चों के साथ, छोटा जो लड़का है 1 साल के बच्चा है ओकरो पियावे। दूध के जगह पर तारिये नेपुल में भर भर के देवे लोग। जब अच्छा आप कर रहे हो तो आपको देना चाहिए। लड़कन बैठल है, तू सबके बेटा होगा तो दूध नहीं तारी पियाना, और लड़की लोग भी अपने बेटे को तारी पिलाएगी और बेटी को। ले बड़का पियक्कर थोड़ा हम बना देंगे, है ना? हम क्या बना देंगे? बड़का पियक्कर। इतना न, अरे यार सेफ हो गया है जी, पता ना। लो डिलीट कर दिया, लगता है कि नहीं रिकवर नहीं हो रहा है। 6 वाला था ना, डिलीट हो गया। 7 8 है। क्या था जी? तारी वाला ना, तार वाला है ना। अरे मक्खी इतना न, कभी कभी पगला जाता है जी वो सब। यही है ना जी तारी। चलो ना यहीं से होगा, पढ़ा देते हैं, क्या दिक्कत है? देखिए इहो भगा देगा। हट। अरे यार आए, अरे क्या करें। हमको सबसे अच्छा बोर्डवे था जी। ये जो है ना, कभी कभी खीस बढ़ जाता है ना। काला खीस बढ़ जाता है जी? मखिया के चलते फिर इसका फंक्शन में हमारा नहीं पता चलता है कभी कभी। कोई नहीं खरीदेगा तो बेच ही देंगे। ज़्यादा खरीदेगा का दिलीप? देखिए तारी कभी अच्छा नहीं है, ठीक है? तो यहां पर जो है आंदोलन हुआ क्यों कि तारी विरोधी आंदोलन की जो शुरुआत है ना, वो कब हुई थी? 1992 के सितंबर से अक्टूबर महीना में। ये तारी विरोधी आंदोलन एक घर नहीं किया था, बल्कि 5000, देखिए 5000 गांव की महिला ने इसका विरोध किया था। क्या करता था? मर्दाना सब आता था, तारी पी के इसे जमात में बैठ के तारी पिया और जाके घरे गरियाना महिला लोगों को शुरू किया। महिला लोग खिसियाए कि न रहेगा बांस न बजेगा बांसुरी। ये काम करते हैं, चलो इस सब आंदोलन महिला लोग एकदम निर्णय लिया ना कि पासी का जो तार है ना, लवणीय फोड़ दिया जाएगा। तारी निकालवे नहीं करेगा तो मर्दाना पिएगा कैसे? और बड़ा बड़ा बांस लेके और नीचे से जो लबनी है ना, ये लबनिया में बसवा से हूर देती थी। लबनी जो तारी जो रखाता है ना, उसको लबनी कहते हैं। क्या बोलते हैं? लबनी होता है। हम जानते हैं सब, ये लबनी होता है। वो टरकट्टी बोलता है, टरकट्टी एगो आता है ना। चुक्का होता है, एक चुक्का शायद 20 रुपया या 30 रुपया में मिलता है एक चुक्का है। एक टरकट्टी तो बहुत ज्यादा लेता है पैसा। तो वहां की जो महिला जो थी वह काकी कि जो लबनी होता है, लबनी में बांस हूर के सब लबनिये के
जो चौधरी का जो लवनी होता था वो उसी को क्या कर दे रही थी, फोड़ दे रही थी। क्यों? क्योंकि मर्दाना सा के पियक्कड़ हो गया था, है ना। तो देखो वही कहता है कि तारीख विरोधी आंदोलन की जो शुरुआत है ना 1992 में हुआ था। कब हुआ था? 1992 में, सितंबर से अक्टूबर महीने में। ये कहा हुआ था? आंध्र प्रदेश के नेल्लौर जिला में। आंध्र प्रदेश के नेल्लौर जिला के दुबरगंटा गांव से शुरू हुआ था। कहां से स्टार्ट हुआ? दुबरगंटा गांव से। इस आंदोलन में 5000 गांव की महिलाओं ने हिस्सा लिया। इस आंदोलन का मुख्य नारा था ताड़ी की बिक्री बंद करो। यही था ताड़ी विरोधी आंदोलन। समझ में आया? अगर पूछ देगा एग्जाम में ताड़ी विरोधी आंदोलन क्या है तो क्या बोलिएगा? ताड़ी विरोधी आंदोलन की जो शुरुआत है 1992 में हुआ था। वहां के पुरुषों ने ताड़ी पीकर महिलाओं पर अत्याचार करते थे, जिसमें महिलाओं ने ठाना और आंध्र प्रदेश के नेल्लौर जिले के एक गांव है दुबरगंटा, उस गांव के से शुरू हुआ और लगभग 5000 गांव की महिलाओं ने इसका विरोध किया। और जो तार पर लगे हुए लबनी होता था, लबनी या ताड़ी का पात्र बोल सकते हैं, उस पात्र को लोगों ने फोड़ना और तोड़ना शुरू किया था। यही आंदोलन में था। चलो आगे देखो। अब है एक नर्मदा बचाओ आंदोलन। ठीक है, नर्मदा बचाओ आंदोलन, इसका नाम है नर्मदा बचाओ आंदोलन। देखिए, नर्मदा बचाओ आंदोलन, इसका मतलब है नर्मदा एक नदी है। क्या है? अब बहुत विशाल नदी है जी, नर्मदा नदी बहुत बड़ा नदी है। क्या हुआ उस समय कि इस जो नर्मदा जो नदी है ये लगभग 3 राज्यों से होकर गुजरती है नदी। कौन कौन राज्य? नर्मदा नदी गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश से होकर गुजरती है। थोड़ा सा जाती है यहाँ पर भी, राजस्थान में भी नर्मदा नदी है। तो क्या हुआ कि नर्मदा नदी पर बहुत सारे बांध बनाने के लिए सरकार बोला कि बहुत सारा नर्मदा नदी पर बांध बनेगा। कितना बांध? 30 गो बड़ा बांध, 135 को मंझला बांध, मतलब थोड़ा सा उससे छोटा, और 300 छोटा बांध, यानी 3 और 30 65, 465 को बांध बनाने के लिए बोला गया। कितना बांध? 465 बांध। आ रहा बात समझ में? अब 465 बांध में एक बांध था जिसका नाम था क्या? सतलज बांध। सतलज है ना, शायद वही होगा। एक मिनट रुक जाइए कहीं। हाँ देखो, हाँ सतलज, सरदार सरोवर बांध। कौन सा बांध? सरदार सरोवर बांध जो था। क्या हुआ? सरदार सरोवर बांध जो था ये इतना बड़ा बांध बनाया जा रहा था ना, बड़ा बांध में जो 30 को बड़ा बांध बन रहा था ना, तो 30 बड़ा बांध में नर्मदा नदी के किनारे इतना बड़ा बांध बनाया जा रहा था ना कि अगर इस बांध की वजह से लगभग वहां के 245 गांव और 2.5 लाख लोगों को डूबने का आशंका था। इस बाढ़ के पानी से सरदार सरोवर अगर बांध बनती तो इस बांध की वजह से लगभग 2.5 लाख लोग उससे प्रभावित हो रहे थे। तो लोगों ने इसका विरोध किया और बांध पता है कितना किलोमीटर का बन रहा था? सॉरी, 130 मीटर का बांध बन रहा था। 130 मीटर ऊंचा। 130 मीटर यहां से माना जाए तो बैंक है ना, उससे भी आगे होगा, उतना ऊंचा बांध बन रहा था। लोगों ने विरोध इसका किया कि इतने जो बांध बन रहे हैं तो बनाइए, ठीक है चलेगा, लेकिन जो 2.5 लाख लोग जो है और 245 गांव जो डूबने के आशंका में है, इस गांव को कहीं और बसाइए, हमें जमीन दिया जाए, हमें जैसा मकान हम बना के रह रहे हैं वैसा हमें मकान बनाया जाए, हम लोग खुशी खुशी यहां से चले जाएंगे। लेकिन अगर हम यहीं रहते हैं और बांध की वजह से अगर हम खतरा में आते हैं, बाढ़ के पानी से अगर हम डूबते हैं, हमें जान माल की क्षति होती है, इसका भरपाई कौन करेगा? तो इसका भरपाई सरकार को करना है कि पहले हमें जगह दे और तब इस नदी पर बांध बनाए। तो इसके लिए एक आंदोलन हुआ जिसका प्रणेता थे मेघा पाटेकर। याद रखिएगा, नर्मदा बचाओ आंदोलन के जो नेता थे वो कौन थे? मेघा पाटेकर। ठीक है, मेघा पाटेकर। अच्छा, मेघा पाटेकर का फोटो नहीं लगाए थे क्या? यहाँ पर होगा। हाँ देखिए, यही है मेघा पाटेकर। बहुत लोगों जो लोग है ना, मेघा पाटेकर जानता है क्या कि ये पुरुष होंगे। मेघा पाटेकर नहीं, आज याद रखिएगा, मेघा पाटेकर कौन थी? एक महिला थी। यही नर्मदा बचाओ आंदोलन का एक नेता थी, नेता बनी
और सरकार से मांग की कि नहीं पहले इतने जो गांव है ना, इस गांव को कहीं बसाया जाए और तब नर्मदा नदी पर बांध बनेगा, अन्यथा हम लोग बनने नहीं देंगे। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम लोग समझेंगे नर्मदा नदी गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश से होकर गुजरती है। नर्मदा घाटी के विकास परियोजना के तहत नर्मदा और उसकी सहायक नदियों 30 बड़ा बांध, 135 मंझला बांध और 300 छोटे बांध बनाने को प्रस्ताव रखा गया। इस बांध के निर्माण से लगभग 245 गांवों के डूबने की आशंका बढ़ गई। इतने गांवों को लगभग 2.5 लाख लोग पुनर्वास के मुद्दा रखकर, 2.5 लाख लोग पुनर्वास की मुद्दा रखे कि नहीं हमें कहीं और बसाया जाए, तब बांध बनाया जाए। पुनर्वास मतलब एक जगह से दूसरे जगह जाना। मुद्दा रखकर सरकार के विरुद्ध आंदोलन खड़ा कर दिया। इसके नेता जो थे ना कौन थे? मेघा पाटेकर थे। समझ में आ रही बात? चलो आगे देखो। नर्मदा बचाओ आंदोलन क्या है, इसके मुख्य उद्देश्य क्या है, लिखे। क्वेश्चन आता है ऐसे कि नर्मदा बचाओ आंदोलन क्या है, इसके मुख्य उद्देश्यों को लिखे। तो समझिएगा कि गुजरात में नर्मदा नदी पर बनाए जा रहे सरदार सरोवर एवं और भी छोटे बड़े बांध के विरोध में मेघा पाटेकर के नेतृत्व में चलाया गया यह एक आंदोलन नर्मदा बचाओ आंदोलन कहलाता है। एकदम सटीक डिफिनेशन है, कोई दिक्कत? मुख्य उद्देश्य क्या था इसका? मुख्य उद्देश्य था कि सरदार सरोवर बांध की ऊंचाई को और कम किया जाए। इतना जो बड़ा ऊंचाई है, बहुत ज्यादा हाइट, 130 मीटर की जो हाइट है, उसको क्या किया जाए? कम किया जाए। विस्थापित परिवारों को पुनर्वास एवं उचित मुआवजा दिया जाए। यानी जो विस्थापित जो परिवार है एक जगह से दूसरे जगह जाएगा, उसको उचित मुआवजा मिलना चाहिए। मतलब उसको उतना बड़ा मुआवजा मिलना चाहिए, जितना क्षति हो उतना उसको मुआवजा मिलना चाहिए। पर्यावरण नुकसान को कम करने के लिए सरकार से सुरक्षात्मक उपाय कराना आदि, ये सब। यानी पर्यावरण को जो नुकसान होगा वो नुकसान भी नहीं होना चाहिए, यानी पर्यावरण भी सुरक्षित रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप बांध बना दीजिए, सालों हम लोग का जो अगल बगल का क्षेत्र है ना बाढ़ से डूबा रहे, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। यानी प्राकृतिक आपदा से बचाना सरकार की जवाबदेही है, सबका मांग किया जा रहा था नर्मदा बचाओ आंदोलन में। कितना आप समझिएगा, नर्मदा बचाओ आंदोलन जो है वह बाढ़ से संबंधित है ना, पर्यावरण से संबंधित है। ठीक है, चलो दिख रहे हैं कितना उस समय जन सैलाब होती, सब आदमी दिख रहा है ना, लिखे हुए नर्मदा बचाओ आंदोलन का पोस्टर लगा के और आगे आगे और पीछे से इतना जन सैलाब उमड़ रहा था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। एक है लास्ट टॉपिक है, एक और है ये तो, हाँ चलिए देखिए, सूचना के अधिकार का आंदोलन। ये क्या है? सूचना, सूचना सब लोग जानते हो जी क्या कहते, किसे कहते हैं? एक बार और पढ़ाए हैं जी हम सूचना के बारे में। सूचना का अधिकार क्या होता है पता है? सूचना का अधिकार, सूचना का अधिकार का मतलब होता है कि अगर आप भारत के नागरिक हैं तो सूचना का अधिकार अधिनियम ये आपको इजाजत देती है और इतना आपको हक बनता है इस अधिनियम के तहत कि बगल में अगर कोई मुखिया कोई काम कर रहा है नाली का, तो सूचना अधिकार अधिनियम के अंतर्गत हम ये जानने की हमें आजादी है कि इस नली बनने में कितना फंड पास हुआ है, आपने कितना पैसा इसमें लगाया, इस फंड में कितना पैसा बचा हुआ है। किसी का हिम्मत करता है मुखिया से सवाल करने का? लेकिन आपको ये संविधान में अधिकार दिया गया है कि आप इस बात को जानो कि क्या क्या खर्च हो रहा है, इसमें कितना फंडिंग हुआ है, कितना घोटाला हुआ है। घोटाला तो नहीं पता चलेगा, लेकिन फंड जो जान जाओगे कि कितना लगा है लागत, तो उससे आपको पता। ये आखिर की कब स्टार्ट हुआ? सूचना का अधिकार अधिनियम क्यों पारित किया गया? तो पारित क्यों किया गया बात समझिएगा कि कुछ जो मजदूर जो थे ना, वह राजस्थान के दौसा जिला की कहानी है। कहा? राजस्थान के दौसा जिला में पिछले जो वर्ग के लोग थे, जो मजदूर थे, वो काम कर रहे थे। अब काम बेचारे करते थे, उस समय नियम लागू नहीं था। बात समझिए, जब काम करते थे उनको कितना पेमेंट ठेकेदार देता था,
कुछ उनको पता नहीं चलता था। सिर्फ पेमेंट मिला, यही जाने कि हमको 8,000 मिल रहा है या 10,000 मिल रहा है, लेकिन ये नहीं पता था कि हमें सरकार कितना पैसा देती है। तो वहां के मजदूरों ने एक आंदोलन छेड़ा और कहा कि नहीं, हमें बताया जाए कि जो हमें पैसा मिलता है आखिर के मेरे हक का मिलता भी है कि बीच में कोई खा जाता है, ये हमें जानकारी मिलना चाहिए। उसी समय एक नियम बना, सूचना के अधिकार नियम या अधिनियम। ये नियम के तहत यानी आपको कितना मिल रहा है, कितना कहाँ पैसा लग रहा है सरकारी संस्था में, ये सब आपको जानने की अधिकार पूर्ण रूप से है। कुछ सड़क भी बन रहा है ना, तो हर वो नागरिक को जानने का अधिकार है, लेकिन नेता बताता नहीं है और नागरिक पूछता भी नहीं है। पूछिएगा तो आपको नहीं बताएगा, लेकिन सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत आप केस फाइल कीजिएगा, ठीक है, तो आपको पता चलेगा। चाहे कोर्ट वगैरह, चाहे कहीं ब्लॉक वगैरह, कहीं भी आप जाके ये चीज आप पता कीजिएगा तो वहां आपको पता चल जाएगा। लेकिन कौन इतना करने जाएगा, आम लोगों को क्या मतलब है, इसीलिए तो लोग छोड़ देता है ना। देखिए, ये लागू किया गया था 2005 में। भ्रष्टाचार के खिलाफ एक अधिनियम लागू किया गया जिसे सूचना का अधिकार अधिनियम आरटीआई कहा गया, ठीक है। इसके अंतर्गत कोई भी नागरिक किसी भी सरकारी विभाग से कोई भी जानकारी ले सकता है। सरकारी विभाग से कोई भी नागरिक किसी भी जानकारी ले सकता है, बस शर्त यह है कि आरटीआई के तहत पूछे जाने वाली सरकारी तथ्यों, पूछे जाने वाली जानकारी तथ्यों पर आधारित होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि अनर्गल आप क्वेश्चन पूछिएगा। आपको जो सूचना का अधिकार अधिनियम जो अधिकार दिया है, उस तथ्य पर आधारित अगर आप प्रश्न पूछते हैं तो आपको जानकारी दी जाएगी, अन्यथा नहीं। साफ स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है। यानी हम किसी भी सरकारी विभाग से उसके विचार नहीं पूछ सकते। अब उसका विचार पूछेगा कि तोरा काम मन हवा, यानी ये नहीं आप पूछ सकते। आप पूछ सकते कि हाँ सर ये बताइए, जो वहां नाली बन रहा है हम लोग का जो वार्ड में, वो नाली का कितना पैसा पास हुआ है, ये हमें बताइए। ये आपको बताया जाएगा, ठीक है। मुखिया से आप पूछ सकते हैं कि सर इसमें पूरा खर्चा कितना आया है, ये आपको बताया जा सकता है, ठीक है। सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत जो है ना 1990 में राजस्थान के दौसा जिले से एक अति पिछड़े क्षेत्र भीम तहसील में सबसे पहले उठाई गई थी। कहा? भीम तहसील में, जिसका मुख्य उद्देश्य था कि सरकार से अपने आंकड़े एवं वेतन भुगतान उपलब्ध कराना था। 2005-4 में यह इस अधिनियम को संसद में उपस्थित किया गया। 2004 में संसद में नियम लाया गया, संसद में आवाज उठा, सांसद लोग आवाज उठाए कि अरे मजदूर को जो पेमेंट मिलता है उनको पता नहीं चलता कि बेचारे का कितना मिल रहा है। ठेकेदार जो मन करता है वो दे देता है। अगर हम यहाँ से 10 रुपया दे रहे हैं तो बेचारे के पास 5 रुपया पहुंचता है। तो ये सार्वजनिक किया जाए कि आखिर के पास वाकई में उसके पास कितना पैसा सरकार के द्वारा भेजा जा रहा है। आज ये जानते हो, आज इस प्रत्यक्ष रूप से आपको पता चलता है। इंदिरा आवास जब पास होता है तो आपको पता चलता है कि 1.5 लाख मिल रहा है कि 2 लाख मिल रहा है। अब 1.5 लाख मिलता है तो भले मुखिया जी या मिठाई खाएला मांगे, अब मुखिया जी का मिठाई इतना जबरदस्त होता है ना कि 20,000 का मिठाई मिलता है उनको। अब बेचारे का मिठाई बड़ा, अब कौन खोवा वाला मिठाई खाते कि कैसा मिठाई खाते हैं मुखिया जी, मांगेंगे मिठाई खाएला कि तनी जजमान मिठाई खाएला पैसा दिया जाए, कि इंदिरा आवास तब ना पास करवाएंगे। अब बेचारे का मिठाई इतना महंगा है ना कि गरीब आदमी 1 किलो मिठाई का दाम देता है ना तो बेचारा का घर नहीं बनता है, क्योंकि जब 20,000 लेके चल जाते हैं, 20,000 में 2 गाड़ी उसका ईटा गिर जाएगा, है ना, तो उस गरीब का घर नहीं बनता है। क्योंकि मुखिया जी का मिठाई बड़ा महंगा है। मिठाई खाते हो तो मिठाई खाएंगे नहीं थोड़ा से। जब वोट मांगे आते हैं तो मुखिया जी खर्चा पानी, तो करो खर्चा पानी करवाओ। मुखिया जी तो करवे करेंगे, लेकिन मुखिया जी वसूलेंगे कब? तो इंदिरा आवास करवाएंगे, वसूलेंगे। पैखाना बनेगा ना, 10,000 रुपये मिलता है, जगह 5,000 का तो मांगता है। अब बताओ ना 5,000 में कैसन पैखाना बनेगा हो? हमको समझ में नहीं आता है। 10,000 में कैसा सरकार देता है पैखाना बनावे ला? एक से अच्छा कि बहरिए जाके बैठल जाए ना। बतवा तो क्यों होगा ना, 10,000 में सीट में ना बैठेगा खाली जी। ऊपर मैदान करो, अंदर जाहू ला टंकी थोड़े खदाएगा उतना पैसा में, नहीं ना। किया गया
और 2005 में राष्ट्रपति ने इसे क्या किया, स्वीकृत कर लिया कि हाँ ये कानून बनना चाहिए। और उस समय कानून बना 2005 में सूचना के अधिकार अधिनियम कानून। ठीक है, समझ गए, आया समझ में। आरटीआई का फुल फॉर्म क्या होता है जी, आरटीआई देखो, राइट टू इंफॉर्मेशन, राइट टू इंफॉर्मेशन। ठीक है, कोई दिक्कत, समझ में आ गया, बाकी कल